मैं धोखा खा गया। इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया कि अनिला बानो मुझ पर एतमाद कर रही है, लेकिन जब उसने अपने मुसल्ला गार्ड्स को बेहोश देखा तो समझ गई कि जिस तरह मैंने उस पर हमला करने वालों को बेहोश किया था उसी तरह उसके गार्ड को भी बेहोश किया है और मैं दोहरी चाल चल रहा हूँ और उसे ट्रैप करके उस मुआहदे को हासिल करना चाहता हूँ जो नेक बख्त और खुफिया हाथ के दरमियान हुआ था। वो मुझसे बहाना करके दोबारा कोठी के अंदर गई और पिछले दरवाजे से फरार होने लगी, लेकिन बंगले के पिछले हिस्से में एक दुश्मन उसकी ताक में था, उस पर फायरिंग कर रहा था। उसे मौत के घाट उतार कर उस मुआहदे वाले लिफाफे को ले जाना चाहता था। जब वो एक टैक्सी में सवार होने लगी तो फायरिंग के खौफ से लिफाफा हाथ से छूट गया। मैंने फायरिंग करने वाले को हलाक कर दिया, लेकिन लिफाफे तक पहुंचने से पहले एक कार वाला उसे उठा कर ले गया। इस तरह मैं बाजी जीतते जीतते हार गया। ऐसे वक्त मैंने सोचा कि अभी मुझे हार जीत का हिसाब नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं मैदान अमल में आया हूँ, पता नहीं अभी मुझे कितनी ठोकरें खानी होंगी और न जाने कितने जानलेवा तजुर्बात की भट्टी में तब कर कुंदन बनना होगा। मैंने मोबाइल के जरिए चंगेजी को बताया कि मैं अभी तक अनिला बानो के बंगले के सामने हूँ और अब अपने कॉटेज की तरफ जाने वाला हूँ। उसने कहा, आप इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। मैं इंतजार करने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे के बाद आया। मैं उसके साथ अगली सीट पर बैठ गया। कार आगे जाने लगी। मैं उसे अनिला बानो के बंगले में होने वाला वाकया सुनाने लगा। उसने सुनने के बाद कहा, जो हो गया सो हो गया। आपने अनिला बानो पर एतमाद किया, आइंदा अपने साये पर भी एतमाद न करें। बाज़ औक़ात साया दूसरों का होता है और हम छांव में खड़े होकर भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि वो हमारा ही साया है। मैंने कहा, तुम अमीर हमजा के ताक़ुब में गए थे, क्या हुआ? चंगेजी बोला, वो बहुत ही जमाना शनास, बहुत ही चालाक और बहुत ही मक्कार है। मैं दिमागी तौर पर हाजिर रहते हुए भी ये न समझ सका कि वो मुझे किस तरह डॉज दे गया है या शायद हालात से मैं धोखा खा गया। एक जगह पर ट्रैफिक के हुजूम में उस मॉडल की दूसरी कार थी। मैं दूसरी कार के पीछे लग गया। एक रेस्टोरेंट के सामने वो कार रुक गई। उसमें से कोई अजनबी शख्स बाहर निकला, फिर रेस्टोरेंट में चला गया। मैंने उस कार के करीब जाकर देखा, वो खाली थी। उसमें अमीर हमजा नहीं था। अब मैं उस अजनबी के पास जाकर अमीर हमजा के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता था। हो सकता था कि अमीर हमजा कोई चाल चल रहा हो। मेरे ताक़ुब करने की तस्दीक होते ही अमीर हमजा या उसके मातहत मुझे गोली मार सकते थे। उस रात हम अपने कॉटेज में आकर सो गए। हमारे जहन में ये बात थी कि हम वो अहम मुआहिदा हासिल करने में नाकाम रहे हैं और मैंने अनिला बानो के पहलू से सोचा, कोई बात नहीं, उसे गलत फहमी हो गई है, आइंदा कहीं मुलाकात होगी तो मैं उसका दिल साफ कर दूंगा। लेकिन एक ना तजुर्बाकार जवान ये सोच भी नहीं सकता था कि बात का बतंगड़ बन चुका है। अनिला ने ये तो नहीं देखा था कि वो मुआहिदे वाला लिफाफा नामालूम कार वाले उठाकर ले गए हैं। उसने टैक्सी में बैठते वक्त यही देखा था कि एक शख्स उस पर फायरिंग कर रहा है और उस शख्स के पीछे मैं हूँ। वो समझ रही थी कि हम दोनों उस पर गोलियां चला रहे हैं। उसने ये भी नहीं देखा कि उस पर फायरिंग करने वाले को मैं हलाक कर चुका हूँ और इस तरह उसकी जान बचा रहा हूँ। वो अपनी जान बचाने की खातिर अपने हाथ से गिरे हुए लिफाफे को छोड़कर चली गई थी। उसने बहुत दूर जाकर टैक्सी छोड़ दी। मोबाइल के जरिए कहा, हमजा, मैं अनिला बोल रही हूँ। मेरे बंगले पर दुश्मनों ने हमला किया था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल आई हूँ और अभी विगमोर स्ट्रीट के चर्च के सामने खड़ी हूँ। अगर तुम कहो तो मैं किसी दूसरी जगह चली जाऊँ। अमीर हमजा ने कहा, वहीं रहो, चारों तरफ नजर रखो, कोई खतरा दरपेश हो तो दूसरी जगह जाओ और मुझे बजरिया फोन इन्फॉर्म करती रहो। वैसे मैं विगमोर स्ट्रीट की तरफ आ रहा हूँ। वो उसका इंतजार करने लगी। एक पुलिस वाले ने उससे पूछा, तुम इतनी रात को चर्च के सामने क्यों खड़ी हो? वो बोली, अगर मैं कोई गलत औरत होती तो किसी नाइट क्लब के सामने होती। मैं इस मुकद्दस चर्च के सामने अपने एक साथी का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ नहीं हूँ, रास्ता भूल गई हूँ। उसने पर्स से कागजात निकाल कर दिखाते हुए कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ, यहाँ गाइड करने वाली कंपनी के जरिए अपने बंगले में पहुँच सकती हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मेरा साथी आने वाला है। उसकी गुफ्तगू के दौरान में अमीर हमजा वहाँ पहुँचकर कार से बाहर आया। अनिला दौड़ती हुई आकर उससे लिपट गई। जिंदगी में पहली बार अमीर हमजा का दिल एक हसीना के दिल से लगकर धड़कने लगा। उसकी कुर्बत समझाने लगी कि सिन्फ नाजुक के बदन में कितनी नरमी, गर्मी और कशिश होती है। पुलिसमैन ने करीब आकर कहा, मिस्टर, जब आपकी कोई रिहाइशगाह है तो फिर यहाँ रोमांस न करें, अपनी शनाख्त करवाएं। अनिला शर्माते हुए सर झुकाकर अलग हो गई। अमीर हमजा ने कार से अपने कागजात निकाल कर पुलिसमैन को मुतमईन कर दिया। फिर वो दोनों अपने कॉटेज में आ गए। वहाँ अमीर हमजा के जांबाज छुप कर पहरा दे रहे थे। उन दोनों के लिए कोई खतरा नहीं था। वो दोनों बेडरूम में आए। अनिला उसके जूते उतारने लगी। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, ये क्या कर रही हो? वो बोली, अपनी बरसों की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। मैं सोचती थी मेरा कोई ऐसा मर्द हो जो मेरी हिफाजत करे। तुम जमीन हो, मेरे पाँव में कांटे चुभने नहीं दोगे। तुम आसमान हो, ना धूप होगे और ना ओले बनकर किसी को बरसने दोगे। मैं लंदन के माहौल में भी तुम्हारे लिए एक मशरकी औरत हूँ। उसकी बातों में इतना खुलूस और इतनी सच्चाई थी कि अंगारों पर चलने वाला और कांटों के बिस्तर पर सोने वाला उससे मुतासिर होता चला गया। उसने अनिला के दोनों बाजू पकड़कर
उसे उठाते हुए कहा, तुमने मेरे जूते उतार दिए। कदमों में रहने के जो फराइज थे वो खत्म हो गए, अब धड़कनों से लगने का फर्ज अदा करो। वो दो से एक हो गए, दिल लग कर धड़कने लगे। अमीर हमजा ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया तस्लीम करके अपने बाजुओं में समेट लिया। दूसरी सुबह अमीर हमजा गहरी नींद सोता रहा। अनीला वहां से उठकर एक सोफे पर आई। फोन के जरिए मिर्जा नेक बख्त से राब्ता किया। सेक्रेटरी ने कहा, साहब सो रहे हैं। वो बोली, अपने साहब की नींद उड़ाने के लिए इतना कह दो कि अनीला बानो बात करना चाहती है। थोड़ी देर के बाद ही नेक बख्त की आवाज सुनाई दी, हेलो अनीला, क्या तुम हो? वो बोली, हाँ मैं हूँ, और सुबह सवेरे तुम्हें ये खुशखबरी सुनाती हूँ कि न तुम्हारे जैसे जलील इंसान से शादी करूंगी और न ही तुमसे माहाना हजारों पाउंड लेकर तुम्हारी ममनून और एहसानमंद रहूंगी। वो हंसते हुए बोला, मुझसे कैसे शादी करोगी? मुझे माहाना अखराजात अदा करने पर कैसे मजबूर करोगी? अब मेरी कोई कमजोरी तुम्हारे हाथों में नहीं है। अनीला ने अनजान बनकर पूछा, तुम्हारी कमजोरियां मेरे हाथों में क्यों नहीं है? वो बोला, अनीला मैंने घाट घाट का पानी पिया है, जानबूझकर अनजान न बनो। पिछली रात जो कुछ हुआ उसका मुझे इल्म है। अब वो मेरे और खुफिया हाथ के दरमियान होने वाला मुआहिदा तुम्हारे पास नहीं है। वो बोली, इसका मतलब ये है कि पिछली रात तुम्हारे आदमी मेरे बंगले में घुस आए थे। नेक बख्त ने कहा, मेरे नहीं, खुफिया हाथ की खुफिया एजेंसी वाले। वो मुआहिदा खुफिया हाथ के पास पहुंच गया है। अब अपने यार अमीर हमजा से कहो कि वो हमें ब्लैकमेल करे। अनीला ने कहा, एक बार फिर अमीर हमजा को मेरा यार कहो, शायद तुम्हें एहसास हो कि मैंने उसे पाने के लिए तुम पर थूक दिया है। वो बोला, तुम मुझ पर क्या थूकोगी? तुम मेरा झूठा खाना हो जिसे अमीर हमजा खा रहा है। वो बोली, नेक बख्त, एक बार तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी। उसने अपने एक क्लर्क शौहर से तलाक लेकर बहुत बड़े सरमायादार से शादी की थी। उस शादी के बाद तुम पैदा हुए थे, यानी तुम्हारे बाप ने भी झूठा खाना खाया था। वो गुस्से से धाड़ कर बोला, बकवास मत करो। अनीला बोली, तुम अपनी लालची माँ के झूठे खाने की वो खुरचन हो जिसे गटर में फेंकना चाहिए था, और अमीर हमजा तुम्हें एक दिन जरूर गटर में फेंकेगा। दूसरी तरफ से नेक बख्त ने फोन बंद कर दिया। अनीला मोबाइल रख कर गुस्ल करने चली गई। वापस आई तो अमीर हमजा बेदार हो गया था। वो आंखें खोले छत को देख रहा था। उसकी आहट सुनकर चौंक गया। अनीला फोन पर नेक बख्त से गुफ्तगू करके बाथरूम में गई थी। अमीर हमजा जैसे गहरी नींद सो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो जाग रहा था। दरिंदा नुमा इंसानों के जंगल में वो शेर की तरह जिंदगी गुजार रहा था। कभी गफलत की नींद नहीं सोता था। बंद कमरे के बाहर मकान के किसी हिस्से में हल्की सी आहट भी हो तो उसकी आंख खुल जाती। अनीला के बिस्तर से उठते ही वो बेदार हो गया। वो सोफे पर बैठकर नेक बख्त से फोन पर बातें करती रही। वो आंखें बंद किए सुनता रहा। अनीला जवाबन नेक बख्त से जो बातें कर रही थी उससे पता चल रहा था कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। अमीर हमजा पिछली रात से अनीला के एहसासात और जज्बात को और उसकी दीवानावार मुसर्रतों को समझ रहा था। उसकी जज्बाती वाबस्तगी बता रही थी कि उसे अमीर हमजा की सूरत में सारी दुनिया का खजाना मिल गया है। वो एक शरीफ जादी थी, एक जीवन साथी के साथ शरीफाना घरेलू जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन नेक बख्त हुस्न शबाब का रसिया था। एक औरत की फितरी शरीफाना आरजुओं को समझना नहीं चाहता था। अमीर हमजा उसे ऐन फितरत के मुताबिक इज्जत और मोहब्बत दे रहा था। एक मर्द से इज्जत और मोहब्बत जिस औरत को मिल जाए उससे ज्यादा खुशनसीब फिर कोई नहीं होता। अनीला ने सुबह होते ही अपनी खुशकिस्मती की खबर उस अय्याश नेक बख्त को फोन पर सुनाई और उससे साफ कह दिया कि ना उससे कोर्ट मैरिज करेगी और ना उससे माहाना हजारों पाउंड वसूल करेगी। उसके जवाब में नेक बख्त ने उससे जो कहा उसे अमीर हमजा बंद आंखों और खुले कानों से न सुन सका। लेकिन अनीला ने जब ये पूछा, तुम्हारी कमजोरियां मेरे हाथों में क्यों नहीं है, तो अमीर हमजा ने फौरन समझ लिया कि खुफिया हाथ से किया हुआ मुआहिदा अब नेक बख्त और खुफिया हाथ में पहुंच गया है। आइंदा नेक बख्त अनीला के दबाव में नहीं रहेगा। फिर उसकी किसी बात पर अनीला ने पूछा, इसका मतलब यह है कि पिछली रात तुम्हारे आदमी मेरे बंगले में घुस आए थे। उसके बाद अनीला ने उसका जवाब सुनकर कहा था, एक बार फिर अमीर हमजा को मेरा यार कहो, शायद तुम्हें एहसास हो कि मैंने उसे पाने के लिए तुम पर थूक दिया है। अब फोन पर दोनों तरफ से एक दूसरे को ताने दिए जा रहे थे। अनीला ने आखिरी ताना देकर फोन बंद कर दिया। वो ताना नेक बख्त के लिए ये था, तुम अपनी लालची माँ के झूठे खाने की वो खुरचन हो जिसे गटर में फेंकना चाहिए और अमीर हमजा तुम्हें एक दिन जरूर फेंकेगा। उसके बाद वो रिसीवर रख कर गुस्ल खाने में चली गई थी। अमीर हमजा आंखें खोलकर सोचने लगा, नेक बख्त ने आखिर में अनीला को कोई ऐसी बात कह दी है जिससे एक औरत की अना को ठेस पहुंचती है। तभी वो पिछली तमाम रात मुसरतों से निहाल रहने वाली नागवारी से रिसीवर को क्रेडल पर पटक कर बाथरूम में चली गई थी। अमीर हमजा पिछली रात चुराए जाने वाले मुआहिदे के सिलसिले में उलझा हुआ था। जब अनीला नागवारी से चली गई तो उसे दुख हुआ। मालूम नहीं फोन पर उस कमबख्त ने कौन सी दिल दुखाने वाली बात कह दी थी।
वो ऐसी चाहने वाली हस्ती थी कि उसका दिल दुखाना गुनाह होता। फिर वो अमीर हमजा की तन्हाइयों में आने वाली पहली औरत थी। बरसों की दिमागी थकन दूर की, जिंदगी के तपते सहरा में उसके लिए ठंडी छांव बनकर आई। आज से वो और ताजा दम होकर अपने मुखालिफिन से निमट सकता था। वो सोचने लगा आज ही अपनी अनीला का दिल दुखाने वाले से निमट लेगा। उसी वक्त वो बाथरूम से बाहर निकल आई। गुस्ल करने के बाद गीले बालों को तौलिए से लपेट लिया था। उसके बावजूद जुल्फों से टपकने वाली बूंदें गुलाब जैसे चेहरे पर शबनम की तरह लरज रही थी। अमीर हमजा उस हसीन सरापा को देखकर लुत्फअंदोज होता, लेकिन ये देखकर चौंक गया कि उसकी आंखों में भी आंसुओं के कतरे तैर रहे थे। उसने बिस्तर से उठकर पूछा, क्या तुम रो रही हो? वो तौलिए से आंसू पोंछने के बहाने चेहरा छुपाते हुए बोली, नहीं तो मैं भला क्यों रोऊंगी, मुझे तो इतनी खुशियां मिली हैं। वो आगे बढ़कर उसके गुदाज बाजुओं को पकड़कर बोला, मुंह पर से तौलिया हटाओ। वो बोली, मुझे तुम्हारे सामने शर्म आ रही है। हमजा ने कहा, आंसुओं का भरम रखने के लिए शर्म का सहारा ले रही हो। उसने तौलिए को खींचकर उसके चेहरे पर से अलग किया। वो दूसरी तरफ मुंह फेरना चाहती थी। उसने दोनों हाथों से उसके चेहरे को अपने रूबरू किया। फिर पूछा, मुझसे खुश नहीं हो? वो एकदम से फर्श पर बैठकर उसके कदमों से लिपट गई। फूट फूट कर रोते हुए बोली, मेरा खुदा गवाह है, जो खुशियां तुमसे मिल रही हैं ऐसी खुशियां कोई मुझे कभी नहीं दे सका। खुदा की कसम, मैं सरे बाजार सारी दुनिया के सामने जिल्लतें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई जलील करे तो मैं रो रो कर जान दे दूंगी। अमीर हमजा ने पूछा, किसने तुम्हें जलील किया है? वो रोते हुए बोली, वो बदबख्त कह रहा था कि तुम झूठा खाना खा रहे हो। अमीर हमजा ने दोनों बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए पूछा, क्या बकवास कर रही हो? वो चीख कर बोली, ये बकवास नहीं है, तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि मैं दागदार हूँ। हम में से कोई सच्चाई छुटला नहीं सकता। मैंने सोच लिया है कि सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी, तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी, मगर तुम्हें झूठा नहीं खाने दूंगी। तुम इतने अजीम हो कि तुम्हारी जिंदगी में किसी अजीम हस्ती ही को आना चाहिए। वो उसे झंझोड़ कर बोला, और वो अजीम हस्ती तुम हो। आगे कुछ न कहना, न मैं ज्यादा बोलता हूँ न ज्यादा किसी की सुनता हूँ। अब अगर तुम अपना दिल दुखाओगी और आंसू बहाओगी तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। फिर तुम मुझे कभी नहीं देख सकोगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं और किसी दिन तुम्हें मेरी मौत की खबर? अनीला ने फौरन ही अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। वो उसका हाथ हटाकर बोला, मेरा हुक्म मानोगी? वो बोली, हुक्म मानते मानते जान दे दूंगी। अमीर हमजा ने कहा, तो फिर जब भी दागदार होने पर तौहीन का एहसास हो तो खुद से ये कहना, क्या दाग दाग करती है, सब दागदार हैं, बेदाग गर है तो वो परवरदिगार है। अनीला ने उसे बड़ी आसूदगी और फख्र से देखा। वो बोला, अब अगर नेकबख्त से बात हो तो हौसले से कहना कि तुम दागदार हो, और तुम्हारी जैसी चांद चेहरे वाली ने ये चांद से सीखा है कि दाग अपने पास रखो और रोशनी दुनिया को देती रहो, और तुम्हारी दुनिया सिर्फ अमीर हमजा है। वो खुशी से धाड़े मार कर रोते हुए अमीर हमजा से लिपट गई और बेख्तियार उसकी गर्दन और चेहरे को चूमने लगी। ऐसे में आग भड़कती है और ऐसे ही वक्त कहा जाता है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ये ऐसी आग होती है कि फायर ब्रिगेड का फोन नंबर याद रखना जरूरी नहीं होता। वो उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। अमीर हमजा ड्राइंग रूम की मेज पर 2 मोबाइल फोन लेकर बैठ गया। उसने अपने एक मातहत से राब्ता करने के बाद कहा, मैं अभी नाश्ते से फारिग हो जाऊंगा, प्लास्टिक सर्जरी के माहिर को भेज दो। फिर उसने फोन बंद करके सिक्योरिटी अफसर से राब्ता किया। उसने कहा, आई एम एट योर सर्विस सर। उसने कहा, अभी नौशाद प्लास्टिक सर्जरी के माहिर को गाड़ी में लाएगा, उसके साथ सर्जरी का सामान होगा, तुम सामान को अच्छी तरह चेक करने के बाद उसे अंदर भेज देना। सिक्योरिटी अफसर ने कहा, ऑल राइट सर। उसने फोन बंद किया। मेज पर रखते ही फोन का बजर बज उठा। उसने फोन उठाकर उसे ऑन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से कोड वर्ड्स अदा किए गए। अमीर हमजा ने जवाबन कोड वर्ड्स अदा करके पूछा, कुछ मालूम हुआ? आवाज आई, यस सर। पिछली रात वो लिफाफा ले जाने वाले खुफिया हाथ के खुफिया एजेंसी वाले थे। वो एक कार में थे। उसका अगला दरवाजा खुला हुआ था। उस अगली सीट वाले ने तेजी से चलती हुई कार से सड़क पर पड़े हुए लिफाफे को बड़ी महारत से उठाया था। हम उससे बहुत फासले पर थे। फायरिंग करके उस गाड़ी को रोक नहीं सकते थे। अमीर हमजा ने कहा, ये कैसे कह सकते हो कि वो खुफिया हाथ के कारिंदे थे? फोन पर कहा गया, उनके कारिंदे उसी नंबर और उसी मॉडल की कार को पहले भी एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने दूरबीन के जरिए उस कार के नंबर को पढ़ा था। उसके चारों पहिए बुलेट प्रूफ थे। ये खुफिया हाथ की खास गाड़ियों में से है। उसके कलर्ड शीशे और पूरी बॉडी भी बुलेट प्रूफ होगी। अमीर हमजा ने कहा, इसका मतलब है वो अहम लिफाफा हमारे हाथ से निकल चुका है। आवाज आई, सर हम शर्मिंदा हैं, हमसे कोताही हो गई। अमीर हमजा ने कहा, उसे भूल जाओ, हमने हमेशा जीतने और कामयाबियां हासिल करने का ठेका नहीं लिया। हमारी हजारहा मर्दाना सलाहियतों और जहानतों के बावजूद तकदीर हमें ठोकरें मारती है। यूं ठोकरें खाने से ही तजर्बात में इजाफा होता है। कहा गया, सर वहाँ एक और नौजवान था। वो भी उस लिफाफे को सड़क पर से उठाने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। हमने सोचा अगर वो भी खुफिया हाथ का कारिंदा है तो कार वाले उसे क्यों छोड़ गए। हमने उस पर नजर रखी। 10 मिनट के बाद ही एक कार उसके करीब आई। वो उसमें बैठ गया। फिर हम उसका ताकुब करने लगे।
लगे। अपने दूसरे साथियों को भी उस कार का नंबर बताकर गाइड किया कि वो कहां से गुजर रहा है और बड़ी होशियारी से उसकी मंजिल तक उसका पीछा करते रहे। अमीर हमजा ने पूछा, कुछ कामयाबी हुई? आवाज आई, जी हाँ सर। उस जवान के साथ एक उधेड़ उम्र का शख्स था। वो एक 4 स्टार होटल में गए हैं। हमने दूर से देखा। उन्होंने एक काउंटर पर रेंटेड कार का बिल अदा किया था, फिर होटल के अंदर चले गए। मैं कार से उतरकर एक साथी के साथ उस काउंटर पर गया। इंटेलिजेंस ब्रांच के एक अफसर का जाली कार्ड दिखाकर उस रेंटेड कार को हासिल करने वालों के मुताल्लिक सवालात किए। जवाब मिला कि उनमें से एक का नाम फरमान अली ताबा और दूसरे का नाम मुराद चंगेजी है। उन दोनों का कयाम उस होटल के रूम नंबर 420 में है। अमीर हमजा ने कहा, अच्छा तो वो दोनों मुसलमान हैं। यहाँ के महंगे होटल में कयाम करने का मतलब ये है कि वो जराइम पेशा हैं, काली कमाई पर ऐश कर रहे हैं। एजेंट ने कहा, यह भी हो सकता है कि वो खुफिया हाथ की एजेंसी से ताल्लुक रखते हों। वो लिफाफा लेकर जाने वाले जल्दी में थे, उसे साथ नहीं ले गए, लेकिन 10 मिनट के अंदर उसके लिए दूसरी कार भेज दी हो। अमीर हमजा ने कहा, बेशक ऐसा हो सकता है। उन दोनों को बड़ी होशियारी से घेर कर खुफिया एजेंसी के अड्डे तक पहुंचाना होगा। एजेंट ने कहा, कल रात से हमारे 2 आदमी होटल के अगले और पिछले दरवाजे की निगरानी कर रहे हैं। जब वो दोनों होटल से बाहर निकलेंगे तो हम सबको इत्तला मिल जाएगी। अमीर हमजा ने कहा, वो दोनों होटल के कमरे में पिछली रात की नींद पूरी कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि उन्हें कैसे ट्रैप करना चाहिए। उसने फोन बंद कर दिया। अनीला नाश्ता ले आई। वो दोनों खाने लगे। उसने दोनों फोन को मेज पर देखकर कहा, तुम दिन रात मसरूफ रहते हो, शायद तुम भी नहीं जानते होगे कि इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। तुम मौत से खेलते खेलते सुकून से कैसे सो जाते हो? अमीर हमजा ने कहा, मुझे बरसों से जिद्दोजहद करते करते कांटों के बिस्तर पर सोना आ गया है। वो चाय पीते हुए बोली, मुझे उस शख्स पर गुस्सा आ रहा है जो तुम्हारा अहम लिफाफा ले गया। मुझे शर्मिंदगी है, पहली बार तुमने एक अमानत मेरे पास रखवाई और मैं उसकी हिफाजत न कर सकी। अमीर हमजा ने कहा, जब कभी नाकामी हो तो उसे दिमाग से निकालने की कोशिश किया करो। क्या तुम मेरी पेशानी पर नाकामी की शिकने देख रही हो? वो बोली, मैं तुम्हारे जैसा हौसला कहां से लाऊं? अमीर हमजा ने कहा, रफ्ता रफ्ता बहुत कुछ सीख जाओगी। वैसे तुम्हें जिस शख्स पर गुस्सा आ रहा है वो मेरा लिफाफा नहीं ले गया। वो तो खुफिया हाथ का कोई मामूली सा कारिंदा होगा, लेकिन उसने तुम्हारे बंगले में घुसने और तुम्हें गोली मारने की कोशिश की थी। मैं उसे अपाहिज बना दूंगा। अनीला ने कहा, उसकी चलाई हुई गोली टैक्सी के दरवाजे पर लगी थी। मैं खौफ के मारे उस लिफाफे को सड़क पर से न उठा सकी। अमीर हमजा ने कहा, तुम शाम तक देखोगी कि तुमसे उलझने वाला जहन्नम में पहुंच गया है। वो बोली, क्या तुम उसे जानते हो? अमीर हमजा ने कहा, जान गया हूँ। उसका नाम फरमान अली है। वो एक होटल में है। खुफिया एजेंसियां अपने कारिंदों को तहफ्फुज फराहम करती हैं। उनकी बाकायदा रिहाइश, खाने पीने और ऐश करने के इंतजामात करती हैं, लेकिन फरमान और उसका साथी नए रंगरूट हैं, इसलिए उन्हें होटल में रहने का हुक्म दिया गया होगा। कई वारदातों में आजमाने के बाद वो काबिल एतमाद साबित हो जाएंगे तो उन्हें भारी मुआवजा देकर हर तरह उनके तहफ्फुज का इंतजाम किया जाएगा। अनीला बोली, तुम अपने तौर पर दुश्मनों से निमट लेते हो। मैं अपनी छोटी सी अक्ल से मशवरा देती हूँ, फरमान अली को अभी जिंदा रहने दो और उसके जरिए मगरमच्छ तक पहुँचो। वो मुस्कुराकर बोला, यही होगा, लेकिन दूसरे तरीके से। वो तरीका यह है कि आज फरमान मेरे हाथों मारा जाएगा, लेकिन उसके साथी मुराद चंगेजी को जिंदा रहने, भागने और छुपते रहने का मौका दिया जाएगा। खुफिया एजेंसी वाले भी उसे कहीं तहफ्फुज देने के लिए जाएंगे तो हमारी नजरों में आ जाएंगे। ये दुश्मन के लिए एक चैलेंज होगा कि मैंने एक को मार कर दूसरे को जिंदा छोड़ा है और उस दूसरे को भी मारने वाला हूँ। तो मेरा ये तरीका उनके लिए चैलेंज होगा और उन्हें चैलेंज करने के लिए फरमान को कत्ल करना जरूरी है। सिक्योरिटी अफसर ने इत्तला दी कि प्लास्टिक सर्जरी का माहिर आ चुका है। उसे मेकअप रूम में बिठाया गया। अमीर हमजा ने चाय पीते हुए कहा, अनीला, यहाँ कई जाने अनजाने दुश्मन हैं, वो हमें चेहरों से पहचानते हैं, लिहाजा हम दोनों के चेहरों पर थोड़ी सी तब्दीलियां की जाएंगी। वो बोली, हाँ ये जरूरी है। मैं सोच रही थी कि कभी जरूरत से बाहर जाऊंगी तो नेक बख्त के हवारी मेरे साथ तुम्हें भी पहचान कर दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमीर हमजा ने कहा, पहले तुम्हारे चेहरे की सर्जरी होगी। सर्जरी से फारिग होते ही अपना जरूरी सामान अटैची में रखना, हमें इस कॉटेज से भी जाना होगा। वो बोली, ओ गॉड, क्या दुश्मन यहाँ पहुंच सकते हैं? वो बोला, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी का माहिर जो यहाँ आया है वो जराइम पेशा अफराद से ताल्लुक रखता है, कई खुफिया एजेंसियों के लिए काम भी करता है। खुफिया हाथ से भी उसे बड़ी रकमें मिलती होंगी। अनीला ने हैरानी से पूछा, तुमने ऐसे सर्जरी के माहिर को क्यों बुलाया है? अमीर हमजा ने कहा, उसे मुखबरी करने का मौका दिया जाएगा, मेरे आदमी उसकी निगरानी करते रहेंगे। मैं ऐसे खतरात मोल लेकर खुफिया हाथ की खास खुफिया एजेंसी तक पहुंचना चाहता हूँ। वो बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम जानबूझकर खतरात मोल लिया करो। अमीर हमजा ने कहा, अगर ऐसा न करूं तो अपने शिकार तक या अपने किसी टारगेट तक पहुंचने में बरसों लग जाएंगे। वो चाय पीने के बाद सर्जरी के माहिर के पास आए। माहिर ने एक एल्बम पेश करते हुए कहा, इसमें ऐसी औरतों और मर्दों की तस्वीरें हैं जो बरसों से लापता हैं। मेरे पास उन लापता होने वालों की पूरी हिस्ट्री है। आप इनमें से किसी के भी हम शक्ल हो सकते हैं। आप इनकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुतमईन हो सकेंगे। अमीर हमजा ने कहा, एल्बम अपने पास रखो, मैं एक औरत की तस्वीर दे रहा हूँ।
तुम उसके मुताबिक अनीला के चेहरे पर तब्दीलियां करो, उसके बाद मैं सर्जरी करवाऊंगा। अमीर हमजा के दस्ते रास्त ने एक हसीन औरत की तस्वीर सर्जरी के माहिर को दी। उस हसीना की तस्वीर कई जावियों से उतारी गई थी। फोन के बजर की आवाज उभरी। उसका दस्ते रास्त और दो खास मातहत सर्जरी के दौरान में वहां मौजूद रहे। अमीर हमजा ने दूसरे कमरे में आकर मोबाइल फोन को ऑन किया। कोड वर्ड्स के तबादले के बाद उसने पूछा, क्या फरमान अपने साथी के साथ होटल में है? दूसरी तरफ से कहा गया, वो पिछली रात 3:20 पर होटल में पहुंचे थे, शायद अब तक अपने कमरे में सो रहे हैं। मैं लिफ्ट और सीढ़ी के करीब हूँ, उन्हें अब तक ग्राउंड फ्लोर पर आते नहीं देखा और काउंटर के बोर्ड पर उनके कमरे की चाबी नहीं है। इसका मतलब यही है कि दोनों कमरे में हैं। अमीर हमजा ने कहा, होटल की टेलीफोन एक्सचेंज गर्ल की मुट्ठी गर्म की गई है। मातहत ने कहा, जी हाँ, उसने बताया है कि उस कमरे का फोन डिस्कनेक्ट किया गया है। उन दोनों ने सोने से पहले ऐसा किया होगा ताकि नींद के दौरान कोई फोन ना आए। हमजा ने कहा, मैं अभी प्लास्टिक सर्जरी के सिलसिले में मसरूफ हूँ, वहाँ 1 बजे तक आ सकूंगा। मेरी आमद तक दोनों पर नजर रखो, खासकर फरमान को नजरों से ओझल न होने देना। मैं उससे पिछली रात का हिसाब लूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया, सर जस्ट अ मिनट, फोन को ऑन रखें। अमीर हमजा ने इंतजार किया, फिर उसे मातहत की आवाज सुनाई दी, सर ये नौशाद अभी आकर रिपोर्ट दे रहा है कि वो कमरे में नहीं है। अमीर हमजा ने कहा, व्हाट नॉनसेंस, वो पिछली रात लिफ्ट से अपने कमरे में गए थे, उसके बाद नीचे नहीं आए। तुम लिफ्ट और सीढ़ियों के पास हो, फिर वो ऊपरी मंजिल से कहां जा सकते हैं? इस बार नौशाद की आवाज सुनाई दी, सर पिछले गेट के चौकीदार ने उस कमरे की चाबी लाकर काउंटर पर दी है। उसका बयान है कि वो चाबी रात को या सुबह को न जाने कौन वहां फेंक कर चला गया था। होटल के मैनेजर ने ऊपर जाकर कमरे को खोल कर देखा तो वहां फरमान और चंगेजी नहीं थे। एक अटैची और एक ब्रीफ केस में फजूल सामान रखा हुआ था, यानी पुराने कपड़े, शेविंग का सामान, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन और चंद पुरानी किताबें। अमीर हमजा ने कहा, लेकिन वो होटल से कब गए और कैसे गए कि तुम में से किसी को नजर न आए? नौशाद ने कहा, उनके इस तरह गायब हो जाने से समझ में आता है कि उन्हें हमारे ताकुब करने का इल्म था। वो हमें अपने होटल तक ले गए, रेंटेड कार के काउंटर पर चाबी वापस की, बिल अदा किया। वो समझ रहे थे कि हम होटल के अहाते के बाहर अपनी गाड़ियों में हैं। हमारे दरमियान तकरीबन 150 गज का फासला था। उन्होंने इस दूरी से फायदा उठाया, होटल के अंदर जाकर काउंटर से अपने कमरे की चाबी ली। उस वक्त हम अपनी गाड़ियों से उतरकर अहाते में दाखिल हो रहे थे। वो हमारी नजरों में नहीं थे। हमने होटल के अंदर जाकर मालूम किया, वो दोनों ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे की तरफ जाने के लिए काउंटर से चाबी ले गए थे। हमने कीबोर्ड पर देखा, उनके कमरे की चाबी वहां नहीं थी। अमीर हमजा ने कहा, बस अब बात समझ में आ गई। वाकई उन्हें ताकुब किए जाने का इल्म था। वो दोनों काउंटर से कमरे की चाबी लेकर पिछले रास्ते से बाहर गए और पिछले गेट के बाहर चाबी फेंक कर किसी टैक्सी में चले गए। उन्होंने लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने की जहमत नहीं की। नौशाद ने कहा, आप हमें थोड़ा वक्त दें, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अमीर हमजा ने कहा, उन्हें ढूंढा जा सकता है। मेरा अंदाजा है कि वो खुफिया हाथ के नए रंगरूट हैं। वो भी मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। उनके ख्याल के मुताबिक वो हमें बोलचाल और तौर तरीकों से पहचान सकेंगे, इसलिए उन दोनों को आजमाइशी तौर पर हमारे पीछे लगाया गया है। चूंकि वो मुस्तकिल कारिंदे नहीं हैं, इसलिए वो होटल में, किराए के अपार्टमेंट्स में या कहीं पेइंग गेस्ट के तौर पर रह सकेंगे। ऐसे मकामात पर उन्हें बआसानी तलाश किया जा सकता है। नौशाद ने कहा, इंशाल्लाह हम उन्हें गर्दन से पकड़ कर ले आएंगे। अमीर हमजा फोन बंद करके दूसरे मातहतों से राब्ता करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।